सो नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर एक सिस्टम है, नेमिंग सिस्टम है, जिसमें हम जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई एंड अदर और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उन सबको हम क्लासिफाई करने के लिए, सॉरी, उनको कोई खास साइंटिफिक नेम देने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसे कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर वायरसेस की बात की जाए तो वायरसेस में भी ये नॉमेनक्लेचर एक सिस्टम है जिसे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से बैक्टीरिया भी, जो बैक्टीरिया की जो नेमिंग सिस्टम है वो भी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो नामों से बना होता है। ठीक है, एक नाम होगा उसका स्पीशी नेम होगा, सॉरी, एक नाम जो उसका होगा, वो पहला नाम जो होगा वो उसका जीनस होगा, जीनस नेम होगा, और जो फर्दर उसका जो दूसरा नाम होगा वो उसका स्पीशी नेम कहलाया जाता है। जो उसका जीनस नेम होता है वो यूजुअली हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और जो उसका स्पीशी नेम होगा वो हम जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, हम एक बैक्टीरिया जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, जिसको बहुत कॉमनली, जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही होती है, जिसकी सीक्वेंसिंग की जा रही है, जिसके जीन्स पढ़े जा रहे होते हैं, जिसकी डिफरेंट एक्टिविटी नोट की जा रही होती है, वो कौन सा है? बहुत मोस्ट कॉमन, बहुत लेबोरेटरी में इस ऑर्गेनिज्म को एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है, उसे कहते हैं इकोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, तो एस्चेरिचिया कोलाई जब भी लिखेंगे तो हम इस तरह से जो है कैपिटल लेटर में उसका जो क्या हो जाएगा, जीनस नेम हो जाएगा, जबकि उसका जो स्पीशी नेम होगा वो स्मॉल लेटर से होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, जब भी उसको लिखेंगे तो उसको इटैलिक कर देंगे। ठीक है, इटैलिक कर देंगे, बाकी बोल्ड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। खैर, इस तरह से जो है हम ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देते हैं, प्लस उसको जो है उसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया के नाम हैं, किस तरह से उनको नाम दिए गए, किस तरह, तो वो ज्यादातर उन बैक्टीरिया के जो नाम रखे गए उनके, जिसने उनको डिस्कवर किया उसके नाम पर कर दिए गए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, या तो उस साइंटिस्ट के नाम पे रख दिए गए उनके नाम, जिन्होंने उसको डिस्कवर किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एस्चेरिचिया कोलाई की बात की जाए तो इन्हें एस्चेरिचिया को जो डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था थियोडर्स एस्चेरिचिन। ठीक है, तो इनके नाम पर इन्होंने अपना इस ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया। ठीक है, तो इसका नाम हो गया एस्चेरिचिया कोलाई। इसके अलावा क्यों एक और भी इसकी हिस्ट्री है। इस कोलाई, कोलाई यूजुअली मींस कोलॉन। ठीक है, इंटेस्टीन में जो है एक स्ट्रक्चर होता है कोलॉन। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा इंटेस्टाइन का नॉर्मल फ्लोरा होता है। ठीक है, और वहां जो है नॉर्मली ये रिजाइड कर रहा होता है, तो इस वजह से इस ऑर्गेनिज्म का नाम जो है एस्चेरिचिया कोलाई रख दिया गया, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टीन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल दे देती हूँ, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी जो है एक बैक्टीरिया है, उसका जो नाम दिया गया है उसको, वो भी जो है क्या में, क्योंकि वो स्टमक में, वो स्टमक अल्सर बहुत ज्यादा कर रहा होता है, तो इस वजह से पाइलोरी जो है उसका नाम, उसका क्योंकि वहाँ स्टमक में रिसाइड कर रहा होता है तो वहां से उसका नाम लिया गया, उसको दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो साइंटिफिक नेम है वो या तो जिस साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया था उसके ऊपर रख दिया गया, या फिर जो है वो जहाँ से मिलते हैं, जहाँ ज्यादा उनकी रिसाइड करते होते हैं, उस एरिया से उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, इसके अलावा, अच्छा, ये तो दो नाम हो गए, ये आपने पहले भी सुना होगा कि जीनस नेम होता है, फिर उसका स्पीशी नेम होता है।
सबसे पहले हमने जैसे कल भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताई थी कि एक बड़ा ग्रुप होगा जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर उस बड़े ग्रुप से स्मॉल ग्रुप, देन उससे स्मॉल ग्रुप, उससे स्मॉल ग्रुप, वो जो ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते जाएंगे वो एक स्पेसिफिक फिर ऑर्गेनिज्म को बता रहे होंगे। अब जैसे हम स्पीशी और जीनस की बात करें तो ये एक खास स्पेसिफिक, फर्स्ट इसका वैसे डोमेन कौन सा होगा, इसका इसका डोमेन क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया के बाद फिर ये कौन से किंगडम किंगडम या फाइला में आया, फिर उसके बाद कौन सी क्लास का है, कौन सा ऑर्डर का है, ये सारी मतलब इन सब ग्रुप्स में सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। स्पीशी पे जब आते हैं तो वहां बहुत ही अलग, मतलब वही ऑर्गेनिज्म होगा लेकिन उसके अंदर जो डिफरेंसेस आ जाएंगे वो होंगे, ठीक है। तो एंड में बिल्कुल स्पीशी नेम आता है क्योंकि वो बिल्कुल स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को जो है हम स्पीशी नेम या जीनस नेम जो आता है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नाम आ जाता है कि फला ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो जो बैक्टीरिया है उसमें स्पीशी तक आने के बाद भी फिर भी वेरिएशन आ जाती है। फिर अब क्या करें, फिर हमने क्या किया कि ये जो स्पीशी जो हमारा ऑर्गेनिज्म था इसको हम स्पीशी नेम तक नहीं रखा, हमने उसको स्ट्रेन्स बना दिया, ठीक है। कि है तो एक ही स्ट्रेन, मतलब है तो एक ही ऑर्गेनिज्म ई कोलाई, ठीक है। लेकिन वही ई कोलाई जो है पैथोजेनिक भी हो सकता है और वही ई कोलाई जो है बेनिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। दोनों का नाम ई कोलाई है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, दोनों की जीन्स बहुत एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, दोनों की एक्टिविटी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इकोलाई 0157H7, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये भी इकोलाई ही है, लेकिन ये स्ट्रेन जो है स्पेशली 0157H7, ठीक है, ये स्ट्रेन बेसिकली जो है बहुत पैथोजेनिक स्ट्रेन होती है, ठीक है। और ये स्ट्रेन ऐसी है कि मतलब शुगर टॉक्सिन बनाती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फूड पॉइजनिंग की तरफ चला जाता है अगर ऑर्गेनिज्म जो है इंजेस्ट कर लिया जाए या फिर वो ऑर्गेनिज्म वहां रिसाइड कर जाए इंटेस्टाइन में, या फिर वो अपनी एक्टिविटीज या एंजाइम्स या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना चाहे। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ई कोलाई, मतलब है तो वो ई कोलाई ही, ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज ई कोलाई वाली ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ छोटे मोटे से डिफरेंसेस हैं, कुछ उसके अंदर स्पीशी जीन्स ज्यादा है। तो इस वजह से फिर हम अब उसको क्या करें, स्पीशी तक तो लेकर आ गए, फिर हम क्या करते हैं उसको कुछ स्ट्रेन, कुछ हम एक खास स्ट्रेन का नाम देते हैं कि भाई ई कोलाई तो है लेकिन स्ट्रेन नंबर जो है उसका वो है 0157H7, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल्स क्या है, मेंबर ऑफ सेम स्पीशी मे वेरी फ्रॉम ईच अदर in minor ways but not enough to give the organism with the different species name, ठीक है। स्पीशी नेम एक दूसरे से डिफरेंट हो, स्पीशी जो होगी वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है लेकिन वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होती, इसलिए हम स्पीशी नेम के बाद उसको अलग से नाम या अलग से उसका सिस्टम मतलब नेमिंग सिस्टम में उसको नहीं शामिल कर सकते, हम बस वैसे उसको नेम दे देते हैं कि ये फला स्ट्रेन है, ठीक है। These differences, however, may result in the organism being given different strain designation. For example, E. coli strain B and E. coli strain K12. ये भी दो तरह की दो strains हैं, E. coli strain B and E. coli strain K12, ठीक है। ये दो अलग अलग strains हैं और वैसे तो दोनों ही बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स में आती हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में बेनिफिशियल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज इनकी बहुत सारी एक जैसी हैं, सिमिलरिटीज है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनमें छोटा मोटा डिफरेंसेस है, इसी वजह से एक को नाम दे दिया गया इकोलाई स्ट्रेन बी, दूसरे को नाम दे दिया इकोलाई K12। बेसिकली जो इकोलाई बी स्ट्रेन बी होता है वो हम फेजेस को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, और जबकि इकोलाई स्ट्रेन K12 जो होता है वो वैसे ही लेबोरेटरी पर्पसेस के लिए, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, या फिर कोई हमें
प्रोटीन बनानी है तो उसके लिए, या डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो डिफरेंट बैक्टीरिया की बेनिफिशियल एक्टिविटीज को यूज करने के लिए हम जो है K12 स्ट्रेन यूज कर रहे होते हैं। अभी फिलहाल आप लोग हैंड लो कर लीजिए ताकि फिर मैं एट द एंड ऑफ आप लोगों से क्लास में डिस्कशन करती हूँ, ठीक है। फिर वाइटल एक्टिविटीज पर आ जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है सिर्फ हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें वायरसेस की या हम बात करें बैक्टीरिया की तो हमारे जहन में ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये सोचें कि अच्छा जी वायरसेस हैं या बैक्टीरिया है तो ये तो बहुत हार्मफुल होंगे, ये तो जर्म्स है, ऐसा है वैसा है। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया जो है बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज हो रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बना रहा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन की बात की जा रही होती है। इंसुलिन कैसे बनाते हैं? इंसुलिन वैसे तो ह्यूमन सेल्स में बनती है, लेकिन हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं ताकि उसकी हाई प्रोडक्शन की जाए, ठीक है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड बनाया जा रहा है, इथेनॉल बनाया जा रहा है, विनेगर बनाया जा रहा है, वाइन बनाई जा रही है, और इसके अलावा ब्रेड प्रोडक्शन हो रही है। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हम यूज कर रहे होते हैं ताकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमें मास क्वांटिटी में मिल जाए। इसके अलावा ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ यूज हो रहे होते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी डिफरेंट जो हमें एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, इनका पूरा साइकिल बन रहा होता है जिसमें क्या होता है कि ये जो डिफरेंट गैसेस, ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो हम नेचर से मिलते हैं और हम उसको यूटिलाइज करते हैं एंड देन अगेन वो नेचर में चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वाइटल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो किसी को पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी होती है और ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होती है? किसी को पता है तो वो क्विकली फौरन से आंसर दे दीजिए, या तो चैट में या फिर अगर आप बताना चाहें तो। जी नोमान। अपना माइक, ओ सॉरी माइक, ओके दिलीप ने बताया 78% नाइट्रोजन एंड 22% ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। तो नाइट्रोजन जो है 78% बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये 98% जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज भी तो करना है। वो कैसे यूटिलाइज करके, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली सब ऑर्गेनिजम्स उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसको डायरेक्टली वो यूज नहीं हो सकती। इट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उस वो पहले इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो, देन उसको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक फॉर एग्जांपल अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है उसको उस फॉर्म में यूज करना चाहता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकता, उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में जो है नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में जो कन्वर्ट करना है ये कौन करेगा? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करें। तो इट मींस देयर आर सम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इस तरह इन डिफरेंट एलिमेंट्स को जो है उनकी साइकिल्स चला रहे हैं और उनको, ठीक है। और होता क्या है कि इन साइकिल्स में क्या होता है कि ये और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं और फिर उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म पे। जो ऑर्गेनिक फॉर्म जिन ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड होती है उनको प्रोवाइड करते हैं और फिर जिनको इनऑर्गेनिक फॉर्म चाहिए होती है तो उनको इनऑर्गेनिक फॉर्म प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। अच्छा जी, नाइट्रोजन इज an essential part of most of the important molecules in our body. It is made, it form, it is for example nucleic acid and protein, ठीक है। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है।
और भी नाइट्रोजन के बहुत सारे काम है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब चीजें जो है नाइट्रोजन से, इनमें नाइट्रोजन बहुत रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। Neither plant nor animal, however, can use nitrogen gas without certain bacteria. They are able to convert the nitrogen from air into their chemical form, and which does not exist on air. ठीक है, which does not exist in the या फिर जो इसकी जो दूसरी केमिकल फॉर्म होगी वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, ऑल एनिमल्स शो इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रीथ। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन in the atmosphere, however, would be depleted in 20 years, where it is not represented on Earth. On land, plants are important producer of oxygen, but when all land inequity responsible for continuing। ठीक है, फिर आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ब्रेक डाउन दीज मटेरियल्स टू देयर अदर फॉर्म। ठीक है, फिर कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं? They are used for bacteria can synthesize wide variety of different products in course of their metabolism. Many of these products have great commercial value. ठीक है, and bacteria often can do it faster and cheaper. For example, different bacteria। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की बात की जाए, अगर इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा बताई थी। इंसुलिन वैसे तो ह्यूमन सेल्स ही बनाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम बैक्टीरिया को यूज करते हुए हाई इंसुलिन प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो किस तरह से करते हैं? हम क्या करते हैं कि ह्यूमन जीन लेते हैं, वो जीन जो है हम इंसर्ट करवा देते हैं हमारे बैक्टीरियल सेल में। क्योंकि बैक्टीरियल सेल, अच्छा बैक्टीरियल सेल क्यों यूज कर रहे हैं? बैक्टीरियल सेल इसलिए यूज कर रहे होते हैं, एक तो इजी टू हैंडल होता है। ठीक है, आप उसको लेबोरेटरी में आसानी से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा फिर क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया होता है इसकी एक एबिलिटी होती है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन एक खास एबिलिटी ये है कि ये 20 मिनट्स के अंदर अंदर ग्रो कर जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल है, इंसुलिन वो बना रहा है एक दिन के अंदर। ठीक है, एक दिन की एक खास क्वांटिटी बना रहा है, तो बैक्टीरिया जो होगा वही इंसुलिन एक दिन में बहुत ज्यादा 10 टाइम्स उसकी क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम जो है इन ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि क्यों कर रही होगी? क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत कम टाइम में जो है रेप्लिकेट हो रहे होते हैं और उसकी प्रोडक्शन को जो है ज्यादा कर देते हैं। अच्छा जी, कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। सेलुलोज यूज्ड इन स्टीरियो हेडसेट्स are made from are produced from using different microorganisms। फिर आ जाते हैं हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड which is used for the manufacture of disposable diapers and plastics। प्लास्टिक बनाने के लिए जो ये मोनोमर या एक एसिड चाहिए होता है, ये भी हमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मिल रहा होता है। केमिकल पॉइजनस टू इंसेक्ट, ये भी बहुत अच्छा है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एक खास केमिकल बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक खास केमिकल कह लो या एक खास एंजाइम्स कह लो, टॉक्सिन्स कह लो, जो कि क्या करते हैं कि जिन ऐसे बैक्टीरियाज को अगर हम यूज करें हमारी क्रॉप में, हमारी फील्ड में, तो होता क्या है कि वो जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी जो है हम बैक्टीरिया यूज करते हैं। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए विच इज एडेड टू गैसोलीन एंड मेक इट बर्न क्लीनर। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो रही होती है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया ही एंटीबायोटिक खुद बनाता है, लेकिन उसी एंटीबायोटिक को हमें मास प्रोडक्शन में बनाना होता है, तो हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसकी जीन यूज करते हैं और फिर उससे मास प्रोडक्शन में एंटीबायोटिक्स बना रहते हैं। अमाइनो एसिड हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, ये सब जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बना सकते। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है